नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। कश्मीर पर इस वक्त मौजूद हैं और कश्मीर के अनंतनाग पर आ गए हैं। साउथ बेल्ट कहा जाता था, बहुत सेंसिटिव इलाका रहा करता था। यहाँ पर कि काम करने के लिए, जवानों के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा करता था। लेकिन अब आ गया है 24 का चुनाव। उसके पहले घाटी का माहौल क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मकबूल गनाई। एक ऐसा कश्मीरी नौजवान जो 90s देख चुका है, जो पहला कश्मीर, बीच वाला कश्मीर और आज का कश्मीर देख चुका है। 90s में पढ़ रहा था और 90s की हालात जो मेरे मध्य मुकाबले सामने हैं, जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, और बीच के हालात जब यहाँ गवर्नमेंट थी पीडीपी की, एनसी की, और आज के हालात, मैं इन तीन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर, स्पेशल कश्मीर, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे एक टूरिज़्म का गढ़ माना जाता था और था। और एक शायर ने कहा था, कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है। ये तो वैसे ही नहीं कहा था, इसमें खाली हरियाली नहीं थी, खाली टूरिज़्म स्पॉट नहीं थे, बट यहाँ के जो लोग थे उनमें कोई भेदभाव, कोई मजहबी टकराव, कोई इलाकाई टकराव कुछ भी नहीं था। और जब अभी मेरे भाई ने 87 की बात की, यहाँ जब 87 में एक यलगार किया गया और इस यलगार में गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई और तब से लेके मिलिटेंसी पनप गई और वो पनपाने वाले, सीधे मैं बात करता हूँ, इस चीज़ में आज तक सियासत मुलविस है। आम लोगों का इतना इसमें नहीं है। आम इंसान कभी नहीं चाहता है कि मुझे कोई ख़राबी हो, मुझे अमन ना हो, बट जो सियासी लोग हैं, चाहे वो एनसी के हैं, और रही सही कसर पीडीपी वालों ने की कांग्रेस से मिलके, और उस ज़माने में यहाँ मिलिटेंसी का गढ़ बना। उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल की मिलिटेंटों ने, उनके घर इस्तेमाल किए मिलिटेंटों ने, और पनाहगाहें जो आज बोलते हैं कि जंगल में हाइड आउट है, और मैं वो सूख से बोलता हूँ और ठोक के बोलता हूँ, पीडीपी के ज़माने में, एनसी के ज़माने में हाइड आउट की इनको ज़रूरत ही नहीं थी। ये लोग उनको गाड़ियाँ फराहम कर रहे थे, उनको घर फराहम कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला जब बरकरमाता है, भगवान जब बरकरमाता है, जब पब्लिक की आवाज़ ज़मीन से आती है, आती है, जब हम दुआ करते थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा निज़ाम लाए कि ऐसा कश्मीर में हिसाब चले, अमन आ जाए और खुशहाली आ जाए। और 2014 में जब इलेक्शन हो गए और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत जब दिल्ली में आई और वहाँ से एक रोड मैप बना, कश्मीर को हम गलत चीज़ों से आज़ाद करा देंगे, कश्मीर को हम मिलिटेंसी से आज़ाद करा देंगे, और वहाँ पे जो प्रपोज़ल बना 2014 से लेके कश्मीर में वो धीरे धीरे चलने लगा। जब 5 अगस्त 2019 आ गया और उस दिन उस पूरे जो प्लान था उसको लागू करके 370 और 35A, जो यहाँ पे मिलिटेंसी के लिए, पैसा कमाने के लिए और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे 100 सालों को दबाने के लिए, इन तीन तंजीमों का, ये सियासी जमातें नहीं हैं, मैं इनको सियासी जमातें नहीं मानता हूँ। जैसे हिज़्बुल मुजाहिदीन है, जैसे ये आज का नाम नहाद लश्कर है, वैसे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इनको मिलिटेंट तंजीम तस्वुर करते हैं। किसको? एनसी को, पीडीपी को और कांग्रेस को। हमारे नज़र में ये तो कहते हैं हम कश्मीरियों की आवाज़ उठाते रहे, अब इनको बंद कर दिया गया है मोदी सरकार में। 370 लगा हुआ था, 370 हटा करके कश्मीरियों के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी की गई है। आज भी कश्मीरी चाहता है पूरा कि हमारे 370 बहाल की जाए और फिर से कश्मीर हमारा जो था वही आ जाए। मैं बताऊंगा भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के, दिल्ली के या किसी और जगह के, आपने कभी देखा है इनकी गवर्नमेंट में कोई दिल्ली वाला इंटरव्यू करने अनंतनाग आया था? ये मुझे एक बार बता दें। अगर इनका कोई अपना मीडिया दिल्ली से लेके, हिंदुस्तान से लेके आता था, वो जहाज़ में उतर के एयरपोर्ट में इनकी गाड़ी में बैठ के और होटल में बैठ लेता था। और आज आप आम पब्लिक के सामने हो भाईजान, दिल्ली से आके आम पब्लिक के सामने हो, एनकाउंटर साइट पे जा सकते हो आप, जहाँ जी चाहे आपको, आप किसी भी में गाँव में जा सकते हो, आपको चाय पिलाई जाएगी, आपको इज्जत की जाएगी। ये
370 से पहले और आज फर्क है भाईजान। 370 ये बोलते हैं कि ये हटने से यहाँ ताले लग गए हैं, फौज की छावनी बन गई है, पुलिस ने कब्जा किया है। मेरे साथ आओ, मैं एक आम इंसान हूँ, आम नागरिक हूँ। मैंने पंचायत भी लड़ा है, जीता भी है, और मैंने ही नहीं लड़ा है, हमारी माँ बहनों ने पंचायत लड़ा है। और आज मेरे साथ मेरे गाँव आ जाओ, जिस गाँव का मैं रहने वाला हूँ, और वहाँ उनको बताओ कि पंचायत इलेक्शन के लिए कौन कौन तैयार है। एक पंच के लिए 100 लड़के खड़ा हो जाते हैं। ये अमन की वजह से, दफा 370 हटने की वजह से। तो वो कौन लोग हैं जो आज भी कहते हैं 370 मेरा हक था और उसे हम ले करके रहेंगे? ये कौन लोग हैं जो आज भी आवाज़ें दबी जुबान से उठाते हैं? मैं बताऊंगा यार, ये तो यहाँ पे ये तो 3 खानदानों की कहानी है। कश्मीर में एनसी खानदान की, पीडीपी खानदान की, और कश्मीर से बाहर जो इनका भाई, चचेरा भाई बैठा है कांग्रेस। ये इन 3 खानदानों कि जो इन्होंने करप्शन किया था। आपने भी सुना होगा कि हमारे अनजानी प्रधानमंत्री, क्या नाम था उसका? नहीं, नेहरू? नहीं, ये हमारे बीजेपी के अनजानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस बात पे हम सहमत हैं। दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, घिसते वो भाईजान यहाँ 25 पैसा आ जाता था, घिस जाता था। वो ऐसे नहीं घिस जाता था, वो जेबों की तरफ घिस जाता था। ये दफा तो 370 उसको घिसा के इनको, इनके जेबों में डाल के, इन 3 खानदानों के जेबों में डाल के 25 पैसे इस जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलते थे, और वो 75 पैसे आज बंद हो गए। आज दिल्ली से सीधा PMAY अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, हेल्थ कार्ड डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, एग्रीकल्चर पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, और कोई स्कीम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को। आज हम खुली हवा में अनंतनाग पर खड़े होकर के सांस ले रहे हैं, और मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं, करीब 10 लोग हम लोगों के साथ में, और तिरंगा पीछे लहरा रहा है वो घर में, ठीक है। तो इससे पहले मतलब 14 से पहले ये दौर कभी आप लोगों ने देखा था? एक विजिट करोगे मेरे साथ? आप यहाँ पे एक तिरंगा जो देख रहे हो ना, जिन जंगलों में, जो जंगल के एरियाज है, और मेरे साथ गाँव में आओ। ये यहाँ तिरंगा नहीं है, ये हर घर तिरंगा है, हर बच्चे तिरंगा है। आज हम तिरंगा मकानों पे ही नहीं लहराते, पहले अपने दिल में उसको बसा के फिर मकानों पे आप लहरा के देख रहे होंगे तिरंगा। इस तिरंगे की शान को दफा 370 हटने के बाद हमें पता चला। यहाँ सरकारी स्कीम का नाम ही हमें पता नहीं था। तो ये सब तमाचा है उन लोगों के मुंह में? ये तमाचा क्या है जनाब? ये तमाचा नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए एक जेल के मानंद, एक जहन्नम के मानंद है, और हमारी पब्लिक की आने वाली पीढ़ी के लिए खुली हवा के मानंद है, अमन के मानंद है, शांति के मानंद है। आज जहाँ पे आप खड़े हो, मैं वो सुख से कहता हूँ, मैं एक आम कश्मीरी अपने हिंदुस्तान की ज़मीन पे खड़ा है। ये हिंदुस्तान की ज़मीन ये लोग हमें छीनना चाहते थे, और इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पे सियासत करते थे और पैसा कमाते थे। अच्छा, आप क्या चाहता है? 2024 का चुनाव भी आ रहा है, ठीक है, तो पूरे देश का प्रधानमंत्री चुनने का समय आएगा, तो कश्मीर का जो मत होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उससे ये भी पता चलेगा कि 370 जो हटाई गई थी उसके साथ है कि नहीं है यहाँ के लोग, और यहाँ का मत जाएगा मतलब। तो क्या चाहता है कश्मीर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मैं आपको स्पेशली साउथ कश्मीर की बात करूँगा। क्यों करूँगा साउथ कश्मीर की बात? ये साउथ कश्मीर उन्होंने टेररिज्म का गढ़ बनाया था, ये साउथ कश्मीर टेररिज्म का हब बनाया था, और मैं वो शौक से कहता हूँ, ये जनता की आवाज़ है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हर दिन लोगों में रहता हूँ, और लोगों का दुख दर्द में जानता हूँ, खुद जेल चुका हूँ। ये साउथ कश्मीर आने वाले जो 24 के चुनाव हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी को यहाँ से मत के ज़रिए गिफ्ट देगा, जो उसने हमें यहाँ पे अमन दे दिया है, जो उसने हमें यहाँ पे तरक्की दे दी है। दफा 370 हटने के बाद आज साउथ कश्मीर मिलिटेंसी का गढ़ नहीं माना जा रहा है। आज साउथ कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। आज साउथ कश्मीर हिंदुस्तान का गढ़ माना जाता है। और आज ये जो सानिया हुआ, जिसकी मैं बहुत मजम्मत करता हूँ, कश्मीरी कौम की तरफ से बहुत मजम्मत करता हूँ, और इसमें भी जो पुराने सियासी दलाल हैं, चाहे वो NC के हैं, PDP के हैं, इसमें भी वो मुलविस ना हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। और मैं सरकार 3 अफसर वो हुए हैं, बिल्कुल इन 3 अफसरों का, इनके कातिल
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और मैं आपको डिफाइन कर, अगर डिफाइन करना चाहते हो मैं डिफाइन करके दूंगा। भाईजान मैं देख चुका हूं। अच्छा, आपको इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस और एनसी और इन सारी मैं बताऊंगा नफरत क्यों है। मैं एक गरीब किसान का बेटा था। मेरा बाप मुझे खेती करके पढ़ाता था और घर में अच्छे से खाते थे। और जब इन तीन तंजीमों ने, ये मिलिटेंट तंजीमों से भी बदतर है, जिन्होंने कश्मीरी कौम को, कश्मीरी जवान को, कश्मीरी बहन को भी नहीं बख्शा। मिलिटेंटों का तो गिला ही नहीं, वो तो पाकिस्तान से आते। ये मिलिटेंट नहीं है, पाकिस्तानी फौजी यहाँ पे है। मिलिटेंटों को यहाँ हम घुसने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। ये पाकिस्तानी फौजी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ पे सहायता यही तीन पॉलिटिकल, जो अपने आप को पॉलिटिकल लिबास पहनाए हुए, अंदर से इंट्रागेट कर लो। एक बार इनके बड़े लोगों को इंट्रागेट कर लो, इनके उन वर्कर्स को इंट्रागेट कर लो जो आज यहाँ है। नहीं निकल आएगा उनमें से इनका राब्ता तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। ये चीज़ जब उन्होंने यहाँ पे ये शुरू करी, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से आई, तो उनको लगा नरेंद्र भाई मोदी फकीर आदमी है, सीधा भगवान के साथ राबिता है। जो बोलता है भगवान की कही हुई बात बोलता है, जो करता है लोगों के मुताबिक करता है। इनको लगा अब मिलिटेंटों का यहाँ रहना मुश्किल है, तो हमारी ही बात ही नहीं। अच्छा, आप भगवान को मानते हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? मैं भगवान को मानता हूँ, मैं हर मजहब को मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं इंसान को मानता हूँ जो हर मजहब को पाले, हर मजहब में पले। और इसीलिए मैं नरेंद्र भाई मोदी, जम्मू कश्मीर, स्पेशल साउथ कश्मीर, नरेंद्र भाई मोदी को इसीलिए पसंद करता है कि वो एक इंसान है और इंसानियत का अलंबरदार है। और आखिर पे मैं आप लोगों के ज़रिए एक मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, एजेंसीज तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके एक टास्क फोर्स कायम करिए। जितने भी एक्स मिलिटेंट यहाँ पे अभी हैं उनके बनाए हुए, और जितने भी उन तंजीमों के साथ उस टाइम लोग चलते थे, आज इन तंजीमों में उनकी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब लगाए, उनकी आमदनी का हिसाब लगाए। अगर आज वो घर में बैठे हैं और ये लाखों का खर्चा, अरबों का खर्चा आता कहाँ से?